नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। एमपी का रण, चौथा चरण। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और खरगोन, तो वहीं राहुल गांधी रतलाम और खरगोन में सभा कर चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के लोकसभा की 29 सीटों में से 21 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने जा रहा है। प्रदेश के आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, खंडवा जैसी सीटें शामिल हैं। अभी इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश के चौथे चरण के रण में आखिरी जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार है। दोनों ही दलों के अपने अपने नेता हुंकार भर रहे हैं, जो दावे जीत के भी हैं। बीजेपी सभी सीटों को जीतने का दम भर रही है, तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार 29 से 15 सीटों पर वो जीत दर्ज करा लेगी। लोकसभा के रण को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का लोकसभा चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जो लोग चुनाव के शुरुआत में 400 पार का शोर मचा रहे थे, अब वे सोच रहे हैं कि कैसे बेड़ा पार होगा। कमलनाथ ने लिखा कि भारत के मतदाता अब बीजेपी की झूठ की मशीन से बोर हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह भी है। जनता का वोट कांग्रेस की जीत की गारंटी है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर अध्यक्ष वीडी शर्मा क्लीन स्वीप का दावा भी कर रहे हैं। आज इसे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई पहले ही हार मान ली, तो वो आमतौर पर दोनों पार्टियों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता होती है, तो अपने अपने वोट को लाना डलाना, इस बार कांग्रेस की निराशा का भाव है। वो भी एक कारण वोट परसेंटेज डाउन होने का। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जिस ढंग से हमने ताकत बनाई है, अगले चरण में भी यही चरण इस प्रकार का रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले घोषणा की हम 29 पार करेंगे, तो 29 पार की स्थिति में लागे। देखिए, जब खुद चुनाव लड़ते हैं दिग्विजय सिंह जी, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद चुनाव लड़े, तो उन्होंने अपना जो समय है ज़्यादा अपनी राजगढ़ लोकसभा पे दिया। कमलनाथ जी ने भी अपनी सीट पे छिंदवाड़ा पे ज़्यादा समय दिया। लेकिन आप देखेंगे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और हमारे तमाम सारे सीनियर लीडर लगातार फील्ड पे रहे, जनता के बीच में रहे, लंबी लंबी सभाएं हुई, जनता का अपार समर्थन मिला, जन सैलाब आया। तो ये जो एक बदलाव की बहार है, ये आने दिख रही है साफ साफ। और सभी का मिला जुला जो एक संगठन में जो एक मिलजुल कर जैसे चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और उसका रिजल्ट 4 जून को सबके सामने आएगा। तो लगातार अब तमाम जो तैयारियां हैं, बयानबाजी है, अब वो रुक जाएगी। आज शाम 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सचिन वर्मा मौजूद हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही मुक्ता पाठक, हमारी सीनियर एडिटर, भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सचिन, मुक्ता जी आपसे करूंगी कि देखिए, लगातार जो है वो चुनाव को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, और मालवा निमाड़ ये जो क्षेत्र है बहुत अहम माना जाता है। मुस्लिम बाहुल्य कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां मुस्लिम समुदाय ये तय करता है कि जीतेगा कौन, और ऐसे में बीजेपी के तमाम दावे। इंदौर में कांग्रेस नोटा पर वोट देने की बात कह रही है। बिल्कुल गरिमा, देखिए अब चौथे चरण का और आखिरी चरण का चुनाव है। लगातार हम देख रहे हैं, पहले 2 चरण में वोट प्रतिशत बहुत कम था, तीसरे में थोड़ा सा बढ़ा। इसको लेकर चिंता है। और कल जो है, हम स्वदेश न्यूज़ की टीम उसी रीजन में थी, हम लोग वहीं पे थे। हम लोगों ने एक दिन पूरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भी बिताया। लगातार वो धुआंधार दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वो बहुत आत्मविश्वास से लवरेज हैं। उनका मानना है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, और जो लक्ष्य लेके बीजेपी की पार्टी चल रही है वो होगा 29 की 29 सीट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खेमे में बहुत आश्वस्त है कांग्रेस। उसका ये मानना है कि जिस हिसाब से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, ये जनता का एक जवाब है। एंटी इनकम्बेंसी और जो मोदी की गारंटी है वो फेल हो रही है, बीजेपी के जो वादे हैं वो फेल हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि
गिरी से गिरी हालत में वो 6 सीट जीत लेगी और नहीं तो कम से कम 10 सीट जीतेगी। तो देखिए दावे दोनों तरफ से हैं। और अब जो चौथे चरण की हम बात करें, आपने कहा मुस्लिम जो है वो वोट बैंक बहुत ज्यादा है, आदिवासी भी बहुत ज्यादा वहां पे है। तो देखिए, और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कहा ही जाता है, शुरू से कहा जाता है कि आदिवासी जिसको वोट देता है उसकी सरकार बनती है। आप 2018 में देखिए, आदिवासी ने कांग्रेस को वोट दिया, सत्ता पे काबिज हुई, और उस हार के बाद से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक को साधने की लगातार वो कोशिश करती रही। 2020 से लगातार आप देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी आदिवासी वोट बैंक को साधने की। अब जिस तरह से ये चौथा चरण का चुनाव, बस अब एक दिन बाकी है, 13 तारीख को वोट डल जाएंगे और उसके बाद सबके जो भाग कह सकते हैं हम ईवीएम की पेटी पे बंद हो जाएगा। चलिए, किस तरह की रणनीति है बीजेपी की, क्या अभी सोच रहे हैं, ये जो अभी 3 चरण हुआ उस पे क्या आत्मविश्लेषण है बीजेपी का चौथे चरण के लिए, क्या तैयारी, हम बात कर लेते हैं। सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है बीजेपी में, क्या कुछ चिंता है या बिल्कुल अपबीट मूड है? देखिए, चिंता करना स्वाभाविक है, चुनाव का मौका है और चुनाव में हम किसी भी तरह की कोई गफलत नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, ये जितनी 8 सीटें हैं, ये हमने मिनिमम टू मिनिमम करीब 2 लाख वोटों से हमने पिछले चुनाव में जीती थी। तो जो कांग्रेस है उसको ये 2 लाख वोटों का मार्जिन अभी कवर करना है। और भाजपा में जिस तरह से हम लाडली बहनाओं की बात करते हैं, हम सारी बहनाओं के बारे में एक विचार करते हैं और उनके उत्थान के लिए प्रयास करते हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो बहु विवाह प्रथा पे और बीवियों पर वो आ गई है। तो इस तरह से जो एक ओछी एक राजनीति जिसका जो एक स्वरूप जो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है इस प्रदेश में, तो उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है। और वो सिर्फ अगर 29-1 का जो एक पिछली बार एक फिगर रहा था कि 28-1 का जो 28 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जो छिंदवाड़ा की सीट थी। तो कांग्रेस उसी टारगेट को लेकर भी चल रही है कि अगर वो 28-1 का भी अगर फिगर वो लेके आ जाते हैं तो वो इनकी एक बहुत बड़ी विजय होगी। सचिन जी, वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन हुआ है, आपने देखा होगा पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम है और ऐसे में सत्ता पक्ष को मुश्किलों का सामना, बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गरिमा जी, अगर आप कभी कंपेयर करेंगी इसको 2014 और 2019 के इलेक्शन से, तो 2014 में भी मोदी लहर थी और 2014 में के अगर वोटिंग परसेंटेज को कंपेयर करेंगे इस बार के वोटिंग परसेंटेज से, तो वो लगभग समान आपको दिखाई देगा। 2019 में चूंकि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तो उसका जो एक वोटिंग परसेंटेज जो बड़ा था कि जब भी इस वॉर लाइक सिचुएशन में कोई भी देश होता है तो वहाँ की जो एक जन भावना और राष्ट्र भावना एक तरह से उफान पर होती है और जनता उस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती है। तो हम लगभग जो है 2014 के जो फिगर है उसको मैच कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी किसी भी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। जो हमारा वोटर है वो बाहर निकला है, उसने वोट डाला है। उदासी और उदासीनता जो है वो कांग्रेस में व्याप्त है, क्योंकि कांग्रेस में कोई टिकट लेकर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था और सिर्फ इनमें एक उत्साह जो आ रहा है वो कम वोटिंग से ये ऐसा प्रतीत और ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग उनके फेवर में है। ठीक है, आपके जो तमाम आरोप है इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आनंद जैन भी मौजूद हैं। आनंद जी, देखिए लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में उदासीनता है, इनके जो पार्टी के जो नेता है वो खुद पार्टी में रहना नहीं चाहते। अभी हमने देखा इंदौर का अगर हम जिक्र करें, आप लोग नोटा पर वोट डालने की बात कह रहे हैं। हालांकि लगातार जब देश में पूरा निर्वाचन आयोग लोगों मतदाताओं से अपील कर रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग जाए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें पार्टियों को, और ऐसे में जब आपके नेता बीजेपी में शामिल हो गए तो आप लोग नोटा को वोट डालने की बात कह रहे हैं। जागरूकता तो कैसे फैलाएंगे जनता के बीच? ये हमने नहीं, जनता को जागरूक ही कर रहे हैं। वोट डालने के लिए थोड़ी हमने मना किया है। हमने बोला है कि जो कृत्य किया गया है उसके विरोध में वोट डाला जाए ताकि कोई भी नेशनल पार्टी इस तरह नहीं का संभाल पा रहे हैं तो नोटा पर वोट डालने की बात कह रहे हैं। अक्षय नहीं, हमारे नेताओं को डरा के धमका के ले जाया जा रहा है। आपने वीडियो शायद देखा नहीं होगा, नहीं देखा है तो मैं इस डिबेट के बाद आपको भेजूंगा। वीडियो मैंने देखा है आनंद जी, किसी को डरा धमकाकर आज के समय में नहीं ले जाया जा सकता, अगर वो किसी पार्टी का नेता है या फिर कोई भी। विधायकों को नागरिक प्रशासन मंत्री को साथ में जाने की क्या जरूरत थी? वो नॉमिनेशन अपना लेके भी सीधे भी जा सकते थे।
इसका मतलब ये है कि आपने उनको कहीं प्रेशराइज किया, कहीं डराया धमकाया और समय भी नहीं दिया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत उन्होंने काम किया। और हमारे प्रत्याशी को अगर आपने हाईजेक कर लिया, गुंडागिर्दी से डरा धमका लिया, तो उसमें कांग्रेस तो अपने अब विपक्ष की भूमिका पूरी निभा रही है। तो आपके नेता ऐसा करते क्या है कि डर जाते हैं आनंद जी? आपके नेता डर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या कर देते हैं कि डर जाते हैं, उन्हें जाना पड़ता है? अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें हाईजैक करके ले जाया गया, डरा धमका के ले जाया गया। पूरे देश में नहीं देख रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, कई तरह के तमाम आरोप या फाइलें खोलना, ये बीजेपी के यहाँ इंदौर में थोड़ी है, पूरे देश भर में ये लोग कर रहे हैं। विधायकों को खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है। घबराहट इनमें है, बेचैनी इनमें है। ये जितनी 400 पार की बात करते हैं, 220 225 के आसपास आ रहे हैं आज के सर्वे के हिसाब से। तो इनका ग्राफ क्यों गिरा? अगर ये सब इनकी नीतियां सही थी, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की वेव है, इंदौर में भी ये 8 लाख से जीत रहे, तो फिर ये क्यों किया? इनसे पूछा जाए क्यों किया ऐसा कृत्य। तो हम तो सही चीज को जनता के बीच ले जा रहे हैं कि अगर हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, ये तो बूथ कैप्चरिंग जैसे ही है ना। बूथ कैप्चरिंग किया, अब आप प्रत्याशियों को कैप्चरिंग कर रहे हैं। 2018 में आपने विधायकों को खरीदा, कर्नाटक में आपने विधायकों को खरीदा, हिमाचल में खरीदा, महाराष्ट्र में खरीदा, बिहार में नीतीश कुमार को खरीदा। तो ये कृत्य कांग्रेस नहीं कर रही है, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने आया है। तो ये नोटा एक नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको जवाब जाएगा नोटा डाल के कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो बस। अच्छा आनंद जी, जहां से बीजेपी के नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहां पर आप ये बात भी मान रहे हैं क्या कि आपकी पार्टी के भी नेता खरीद फरोख्त कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि जहां पर बीजेपी के भी तमाम नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप लोग तमाम बातें कह रहे हैं, तो उन जगहों का भी जिक्र करिएगा आनंद जी, क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी के भी तमाम नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, इस बात का भी जिक्र करिएगा। जिनकी फाइलें खोली है, जिन पे दबाव है वसूली का, जिनकी जमीनें फंसी हुई है, उनको लिया है हमने। ऐसे कोई नेता को नहीं लिया है बीजेपी कांग्रेस ने। ठीक है, सचिन जी सुन रहे हैं, आपके जो तमाम आरोप हैं उसका जवाब देंगे। सचिन जी देखिए, लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से आप लोगों की पार्टी पर, और अब लोकसभा चुनाव, पूरे देश भर में ये चुनाव चल रहा है, और इन सब के बीच भी लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, खरीद फरोख्त का आरोप, और डरा धमका करके आपकी पार्टी में आप लोग शामिल करा रहे हैं, ऐसा आनंद जी कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है। मैडम ये तो आपको भी बोलना चाहिए, आपने जब गुना में यादवेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है या होशंगाबाद से संजय शर्मा को और वो लड़वाती है, जो दोनों नेता थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो कांग्रेस को इस तरह के आरोप जो है दिखाई नहीं देते हैं। अभी हरियाणा में भी कुछ आपने अगर देखा होगा, 1-2 दिन पहले का एक एपिसोड था कि 3 जो निर्दलीय थे उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया और वो कांग्रेस के खेमे में चले गए। तो जब कांग्रेस को जब अच्छा जो है वो गप गप कर लेते हैं और जो कड़वा कड़वा होता है उसको थू थू कर देते हैं, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। तो कांग्रेस जो है इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, कहीं ये किसी कोर्ट में नहीं गए, किसी अथॉरिटी के पास में नहीं गए कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये हमारा नेता है। और जो नेता इनके पास में वापस भी आए, जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि छिंदवाड़ा का जो मेयर थे वो पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, फिर वापस से वो कांग्रेस में आ गए, उन्होंने भी ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए कि उनके साथ कोई खरीद फरोख्त की गई थी या उन पर कोई दबाव बनाया गया था। तो ये जो तथ्यहीन जो बातें कांग्रेस के नेता करते हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास करते हैं। जो भाजपा है, हमारे पास जो मोदी जी जैसा जो एक विराट नेतृत्व है, उस नेतृत्व के को देखकर जो विश्वास जो कार्यकर्ताओं में आता है और जो उसमें कांग्रेस के कई नेता भी हैं, वो हमारी रीति नीति को स्वीकार करते हैं और भाजपा को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं उनके पास चूंकि अब मुद्दे नहीं रह गए हैं और उनके पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है, तो ऐसी स्थिति में जो है जब कांग्रेस के नेता, उनको ऐसा लगता है कि जन सेवा के लिए भाजपा से के अलावा कोई विकल्प उनके पास में नहीं है, तो वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा उसका स्वागत करती है कि अगर वो आना चाहते हैं और रीति नीति हमारी स्वीकार करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आनंद जी सुन रहे हैं आप, रीति नीति आपके नेता स्वीकार करते हैं, इसीलिए भाजपा इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी नीतीश कुमार जी को लेने की, जब वो छोड़ के चले गए थे?
अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला, मोदी जी ने मंच से बोला है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे, तो फिर अजीत पवार जी को लेने की क्या जरूरत पड़ी? एकनाथ शिंदे जी को क्यों तोड़ना पड़ा? शिवसेना को क्यों तोड़ना पड़ा? गोवा में हमारी सरकार क्यों गिराई? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के साथ हमारी सरकार क्यों गिराई? अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति अच्छी है, आप यूं ही चुनाव जीत रहे हो, तो कांग्रेस का कचरा, कांग्रेस का कबाड़ा आपको लेने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस में जो भ्रष्टाचारी थे, जो गंदे काम करके गए थे, उनको आपने क्यों लिया? उनकी फाइलें खोल के उनको डराया धमकाया क्यों? अगर आप तो सर्वे सर्वा हो, 400 पार हो, 543 भी आप जीत सकते हो, तो फिर आपको इतनी बेचैनी घबराहट क्यों है? आपके लिए कांग्रेस कुछ है ही नहीं, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बीजेपी में अंदरूनी घबराहट है, अंदरूनी टूटन है, भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल भयंकर विरोध है मोदी जी का, अमित शाह जी का और योगी जी का। आपके पार्टी का मतभेद अंतरकलह आवाज में। कैसे मैनेज कर रहे हैं आनंद जी? लेकिन क्योंकि लगातार हमारे यहाँ आपके कोई नेता असंतोष बीजेपी है में नहीं, शामिल हमारे हो यहाँ रहे सभी हैं लोग अपने काम में लगे, चाहे जीतू पटवारी और जी एक हो, दूसरे चाहे पर ओम आरोप सिंगार जी प्रत्यारोप हो, भी देख चाहे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हो, हर जगह हर समय में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर आदमी हर कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है। अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो आज बीजेपी में इतनी बेचैनी घबराहट नहीं होती। ये आज 29 की 29 सीटें, अभी एक स्टेटमेंट मैंने आपके उस पे सुना कि 29 से भी आगे जा सकते हैं। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो? ये तो सुनो, ये तो सोचो। अगर आप 29 ही जीत रहे हो तो फिर बाकी लोग तो घर बैठ जाना चाहिए। फिर इंदौर में आपने हमारा प्रत्याशी क्यों हटाया? अब आप मैदान में हमारे प्रत्याशी को हाईजैक कर रहे हो और बोल रहे हैं हम जीत गए जीत गए जीत गए। तो जीतते रहो, अकेले दौड़ के अपनी जीत का नाम और रिकॉर्ड बनाते रहो, उससे क्या होगा? अब हिंदुस्तान में इंदौर अपना नोटा में बटन दबाकर सबसे ज्यादा वोट नोटा में जाएंगे, तो उसका भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को समझ में आएगा। इनके वरिष्ठ नेतृत्व ने तो इसका बहिष्कार किया ही है, चाहे सुमित्रा महाजन जी हो, चाहे सत्यनारायण सत्तन हो, दबी आवाज में हर नेता इस कृत्य का विरोध कर रहा है। तो जवाब तो बीजेपी को देना है, सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है। ठीक है सचिन जी। और आपने आपके अलग अलग दावे, एक नेता बोलता है हमने 1.25 लाख लिए, एक नेता बोलता है 25,000 लिए, इंदौर में 200 लोग जाते हैं और 20,000 का दावा करते हैं। तो फर्जी आंकड़े तो बीजेपी और बीजेपी के नेता दे रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को लेने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। तो आप बताइए तो सही कि आपने किया क्या और क्यों कर रहे हैं? जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 25 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है, तो फिर आपको बेचैनी और परेशानी किस चीज की है बीजेपी को? सचिन जी और ये सुन इस रहे हैं तरह- आप, आनंद इस जी तरह कह से रहे हैं क्यों पूरी कर रहे पार्टी हैं आप? बेचैन है, ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जब इन्हें ये बात भी कह रहे हैं कि हम सभी 29 सीटें भी जीत रहे हैं, लेकिन इनमें अंदर ही अंदर बेचैनी है और खरीद फरोख्त लगातार। देखिए गरिमा जी, हमने तो 400 पार का जो हमारा नारा है, क्योंकि हम एनडीए को के साथ में जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में हमारे अलायंसेस हैं, उनके साथ हम 400 का टारगेट जो है उसको क्रॉस करेंगे। ये आज भी हमने जो दावा किया है, उस लक्ष्य को आप 4 तारीख को हमें प्राप्त करते हुए देखेंगे। तो कांग्रेस जो है अभी पूरे देश में जिस तरह से इररेलेवेंट होती जा रही है, जब कांग्रेस के जब नेता इस तरह से उनके ओवरसीज के जो लीडर हैं सेम प्रतोदा, उनको भी चुनाव में त्यागपत्र देना पड़ता है, वो वहाँ पर बैठकर और इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वो एक इंस्टिगेट किया गया था उनको। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी जैसा चाहते हैं सैम पित्रोदा सिर्फ वैसा ही बोलते हैं। तो इस तरह से जो सैम पित्रोदा ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट उनके जो आने के बाद में जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो कुछ एक वर्ग होता है गरिमा जी वोटर्स का, जो इस तरह के बयानों से भी खुश होता है, प्रसन्न होता है, और वो जो है एक पार्टी की तरफ जो है वोटिंग करने के लिए प्रेरित होता है। तो इन्होंने बस वही एक प्रयास किया है और दिखाने का, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं दूसरे वोटर हमसे अलग ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने उनसे त्यागपत्र दिला दिया। अच्छा, तो इस तरह से जो है जी, इस तरह से मेरा जो ये है, तो मेरे को आप ये राम मंदिर जवाब के दे विरोध में बोलते हो, कि पहले आप चरण शक्ति में के विरोध में विकसित- बोलते हो कि हम शक्ति जिसकी उपासना हिंदू समाज करता है हम उसके विरोधी हैं। तो इस तरह की जो बातें आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक टारगेट कर रहे हो एक वर्ग को। तो ये जो तुष्टीकरण की जो एक पॉलिसी जो कांग्रेस ने अडॉप्ट की हुई है, उसको जो भाजपा की संतुष्टिकरण की जो पॉलिसी है, वो जो है उससे हम इसको बीट करेंगे। आनंद जी देखिए, मैं पहला चरण जब चुनाव चालू हुआ तो मोदी जी का भाषण में विकसित भारत था। दूसरा चरण आते आते हिंदू मुसलमान हो गया, तीसरे में मछली मटन और मंगलसूत्र आ गया। तो ये स्ट्रेटेजी
अगर आपकी योजनाएं सही थी, बेरोजगारों को रोजगार आप देते, महिलाओं का सम्मान करते, किसानों को एमएसपी देते, महंगाई पे कंट्रोल रखते, तो ये भाषण आपकी बेचैनी दिखा रहा है आपके नेतृत्व की, कि हिंदू मुस्लिम किसने किया शुरुआत? मोदी जी ने। मछली मांस मटन की बात किसने की? मोदी जी ने। और तीसरे दौर में आते मंगलसूत्र और माइनॉरिटी की बात किसने की? मुसलमानों की बात कांग्रेस ने नहीं की, आपने की। तो ये ध्रुवीकरण, ये तुष्टीकरण तो बीजेपी कर रही है और आरोप कांग्रेस पे लगाती है। अरे भैया, आपको क्या जरूरत थी? अगर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया था 10 साल में, तो आपको हिंदू मुसल, जब आप बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास, मतलब उसमें हिंदू मुस्लिम सब आ गए, तो फिर आप उसको अलग अलग क्यों कर रहे हो? आपको क्यों बताना पड़ रहा है कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है? अच्छा आनंद जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो, हम अगर राज्यों के चुनाव को देखिए, उसमें आप लोगों के मुद्दे काम नहीं आते। आप लोग तमाम बातें कहते हैं। आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलती है, उसमें हम देखते हैं राहुल गांधी कुछ और बात कहते हैं और आपके समाजवादी पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, आरजेडी के नेता कुछ और कहते हैं, और आप लोगों ने अलायंस बनाया है 24 का चुनाव जीतने के लिए। मैडम देखिए, सबका अपना अपना वक्तव्य होता है। अलायंस बनाया सीटों को सिलेक्शन के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर हिंदुस्तान में करीब 10,000 नेता हैं अलग अलग अलायंस के, तो 10,000 नेताओं को कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर सकती। आपसी तालमेल नहीं रहेगा क्या आनंद जी? हाँ जी, आपसी तालमेल क्या नहीं रहेगा फिर? नहीं, अभी भाषण में ये पूछ के थोड़ी बोलता है कोई भी कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं। अभी मैं अगर आपके पास बोल रहा हूं तो मैं पूछूंगा क्या मेरे अध्यक्ष मुकेश नायक जी से कि साहब ये बोलूं कि नहीं बोलूं? एक दूसरे का समर्थन भी तो नहीं करते आनंद जी आप लोग। अपना अपना विचार रहता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी। हम आनंद जी, एक दूसरे का समर्थन करने के लिए 24 का चुनाव एक साथ जीतने के लिए आप लोगों ने अलायंस बनाया था ना? की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान की बात कर रहे हैं। तो बेसिक मुद्दे हमारे एक है। बाकी राजनीति राज्यों वाइज अगर कोई मुद्दे और वो अलायंस उठाता है तो वो उनकी जवाबदारी होती है। आप लोगों के राज्यों में चुनाव के जो परिणाम आए थे, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, आप ही लोग तमाम जो राजनीतिक दल है कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं आया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा काम है प्रयास करना। विपक्ष की भूमिका में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच, जनता के मुद्दों को ले जाने का। बीजेपी हमेशा राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, इसके अलावा इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ इनका गुणगान करते हैं। बाकी ठोस अगर काम किया होता तो आज हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की बात करने की मोदी जी को कोई जरूरत नहीं थी। आप अपनी योजनाओं को बताते कि आपने 10 साल में क्या किया है, तो जनता आपको वोट देती। आप 400 नहीं, हम तो बोलते हैं 500 पार हो जाते, पर आपने काम किया नहीं। आपने भाषण दिया, जुमले दिए, झूठ बोला, झूठ परोसा। हर जगह तो आप झूठ बोल रहे हैं, हर आंकड़े तो आपके फर्जी हैं। आपने कैग की रिपोर्टों को ही सीज कर दिया। फर्जी आंकड़ों का आरोप, इंदौर में 100 करोड़ का घोटाला लगातार इससे पहले भी कांग्रेस लगा रही है। सरकार है, भ्रष्टाचार। देखिए गरिमा जी, जब मेरे काबिल दोस्त जो हैं अब ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, जब ये तेलंगाना और कर्नाटका में सत्ता में आते हैं तो जो है धर्म आधारित आरक्षण देने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम आरक्षण का इन्होंने वहां प्रावधान किया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि जो 50% की जो एक उच्चतम सीमा जो एक आरक्षण की इस देश में लागू है, उसको वो कहीं ना कहीं उस सीमा का उल्लंघन हो रहा था। और कांग्रेस ने ये जानते हुए कि वो उस सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, मुस्लिम को धर्म आधारित जो है आरक्षण दिया, और ये जानते हुए कि इससे संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है और जो सीमा है उच्चतम सीमा उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो कांग्रेस जो है यहाँ पर मोदी सरकार की किसी पॉलिसी को या किसी योजना को ये नहीं बता पाएंगे कि ये धर्म आधारित है। देखिए, ये धर्म आधारित तो हमारी जो योजना है वो समान रूप से सारे वर्गों में, सारे क्षेत्रों में, सारे लोगों को छू रही हैं, उनके उन्नयन का कार्य कर रही है। वहीं पर जो है कांग्रेस जो है धर्म आधारित जो है आरक्षण को प्रमोट कर रहे हैं। ये 2 राज्यों में जहां पर ये सत्ता में आए, इन्होंने वहां पर इस तरह का प्रयास भी किया। टेंपल बिल लेके आए ये कर्नाटका में। आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर और ये आखिरी चरण, ऐसे में स्थितियां इस बार साफ हो जाएंगी और ईवीएम में सभी जो प्रत्याशी हैं सभी की किस्मत कैद हो जाने वाली है। बिल्कुल सही गरिमा। देखिए, चौथे चरण का चुनाव है और आप देखिए लगातार देखिए ये भी एक
डिस्कशन का विषय है, सोच का विषय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण बदल रहा है, जिसमें वो जो पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घबराहट बीजेपी की नजर आ रही है कि किस तरह से उन्होंने विकास की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, और अब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं लगातार हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए, तो ये सब चीजों से थोड़ी सी घबराहट तो समझ आ रही है। और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जनता जो है बीजेपी पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस की सरकार आएगी। हालांकि ये बहुत फार फेच्ड आइडिया लग रहा है, लेकिन सब चीजें जो है अब वो 4 जून के बाद ही जो है वो तस्वीर जो है वो साफ होगी। जी ठीक है मुक्ता जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सचिन जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और आनंद जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब मालवा निमाड़ क्षेत्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग होनी है। मतदान जो प्रतिशत है वो पिछली बार की तुलना में इस बार काफी कम रहा है। ऐसे में चौथा चरण, आखिरी चरण देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा और किसके पक्ष में जो मतदान है वो जनता करने वाली है। 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।